बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ कोर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज और ये क्लास 10th केपीके बोर्ड का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। गैसियस एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। किसके दरमियान एक्सचेंज होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान एक्सचेंज होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से एक गैस लेगा और उसे एक अपनी बॉडी से रिलीज़ करके दूसरी गैस देगा। जैसे हम इंसान हैं, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हम वो इन्वायरमेंट को देते हैं और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं। दिस इज़ नोन एज गैसियस एक्सचेंज। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, इसके बगैर लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये प्रोसेस मौजूद होता है। एनिमल्स में ये हर टाइम रहता है, प्लांट्स में भी दिन को भी होता है लेकिन रात को ज़्यादा होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। दिन को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लेकिन रेस्पिरेशन का भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो उसका इंटेंसिटी कह लें या शिद्दत जो है वो रात के टाइम होती है। अब देखते हैं ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखें, ब्रीदिंग जो है वो एक फ़िज़िकल फिनोमेना है। इसमें आप कहते हैं कि आप एक O2 इनहेल कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सिंपल आप कहते हैं कि एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, इसमें आप एक चीज़ ले रहे हैं और एक चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपकी एल्वोलाई में पहले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है, जब एयर आपके सारे ट्रैकियल सिस्टम, आपके नोज़, ट्रैकिया, फेरिंक्स, ब्रोंकाई, उससे फिर लंग्स में जाती है, फिर एल्वोलाई में जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई को मिलती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपकी एयर में चली जाती है। सेलुलर लेवल पर इन गैसेस की एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें एटीपी यानी एनर्जी भी यूज़ होती है हमारी बॉडी की और ग्लूकोज भी यूज़ होता है हमारी बॉडी का, और इसके रिजल्ट में क्या होता है? वाटर रिलीज़ होता है प्लांट्स में। फिर है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो होगी जिसमें हमें ऑक्सीजन ज़रूरत होगी और इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनारोबिक वो रिस्पायरेशन होगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी और इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये एक सेपरेट टॉपिक है। फिर देखते हैं इक्वेशन ऑफ रिस्पायरेशन क्या है। 6H12O6 प्लस CO2 plus 6O2 gives us 6 carbon dioxide and 6 water molecule and energy। ये हमारे पास कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल होंगे, तो हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और राइट साइड पे जो होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट्स वो होंगी जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनी होंगी। अब रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, और इसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। फिर प्लांट रिस्पायरेशन में कहते हैं ऑल्सो परफॉर्म रिस्पायरेशन लाइक एनिमल्स, ठीक है। वही बात, यानी ये भी एनिमल्स की तरह ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को देंगे, बट इनके पास लंग्स नहीं होते जस्ट लाइक एनिमल्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? जाहिर है कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू ये गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? जो लीव होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मल लेयर। जिस तरह इंसानों की स्किन होती है, इस तरह प्लांट्स के ऊपर एपिडर्मल लेयर होती है। उस एपिडर्मल लेयर के अंदर हमारे पास कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेल लीफ के मॉइस्चर को सिक्योर करके रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को इवेपोरेट भी नहीं होने देते और ज़रूरत से कम भी नहीं होने देते, ठीक है। यानी वो लेवल को बैलेंस रखते हैं।
जब जब लीव में पानी ज़्यादा होगा स्टोमेटा फूल जाएंगे और ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जब लीव में पानी कम होगा तो स्टोमेटा सिकुड़ जाएंगे और उनके दरमियान जो होल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या है, ये हार्मफुल है। स्टोमेटा तब सेफ रहेंगे जब हमारे पास लीव के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। अच्छा, ये जब स्टोमेटा ओपन होंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकेगी, अंदर आ सकेगी, और ऑक्सीजन बाहर जा सकेगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी और रिस्पायरेशन के लिए भी। रिस्पायरेशन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और O2 अंदर आती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये जो गैसेस होती हैं ये डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं, ठीक है। दिन के टाइम और रात के टाइम ये क्या करती हैं, रिस्पायरेशन करती हैं। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि दिन के टाइम पे जो जिस तरह ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो अंदर आएगी, प्लांट के अंदर आएगी, ठीक है। और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। यानी दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, रात के टाइम क्या होगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। O2 लीफ के अंदर जाएगी स्टोमेटा के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी। अब ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये जो डायग्राम है ये फोटोसिंथेसिस को शो करी है, बट इसको ये आप ऑपोजिट करें तो वो रिस्पायरेशन को शो करेगी। यानी O2 अंदर आ रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होगी। ये दोनों जो है सेल हैं, ये जो साइड पे सेल्स हैं ये प्लांट के एपिडर्मल सेल हैं, ठीक है। यानी उनके बाहर वाले सेल हैं, एपिथेलियल टिश्यूज इन्हें कहेंगे हम, ठीक है। एपिडर्मिस सेल होंगे, ठीक है। फिर ये देखें सेल जो है ये स्टोमेटा सेल हैं, इनके अंदर, इनको आप गार्ड सेल कहते हैं, बीन्स शेप्स होते हैं। गार्ड सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगी, न्यूक्लियस भी मौजूद होगी, और दरमियान में आप देख सकते हैं स्टोमेटल पोर होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्या मतलब, जहाँ पे कम अमाउंट में गैस मौजूद होगी तो जहाँ ज़्यादा वाली है उसकी कोशिश होगी कि मैं उस तरफ जाऊँ जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों साइड पे बैलेंस नहीं होगी। इस डायग्राम में आप देखें एक साइड पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं गैस के, ठीक है। अब होगा क्या, ये जिस साइड पे कम है ना, लेफ़्ट साइड से आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स राइट साइड पे आएंगे, अनटिल एक ऐसा प्रोसेस आएगा जब यहाँ पे सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्पर्स हो जाएंगे। वहाँ पे आके क्या होगा कि ये प्रोसेस रुक जाएगा। प्लांट्स में भी ऐसे होता है कि प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं और जो रूट हेयर्स हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेशन वाली एरिया से ऑटोमेटिकली गैस इसकी तरफ आएगी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, और जैसे बैलेंस होगी तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। और इसमें आप कहते हैं कि कोई एनर्जी नहीं चाहिए, और ये मेन मेथड है गैसियस एक्सचेंज का। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस वही बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन इसी प्रोसेस के ज़रिए आती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत टॉक्सिक गैस है, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो उससे डेथ होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का ये क्या है, एक मेथड है। फिर मेंटेन्स बैलेंस ऑफ गैसेस इन एनवायरनमेंट, यानी गैसेस का जो एक तवाज़ुन है ना, बैलेंस है, उसको ये बरकरार रखता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा ये गैस नहीं होगी, और जैसे ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस होती है, हम यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलेंस होती है, ठीक है। और कहते हैं कि ये लाइफ के लिए बहुत वाइटल है, एज वी हैव डिस्कस कि ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।